बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज सबको आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो आप यस टाइप कर दें। यस, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनाब, हमारा पेपर 5 का आज हमारी क्लास है और आज जो चीज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन। हाउ टू मेजर acceleration. How to measure acceleration, ये हमारा आज का टॉपिक है। हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन, ठीक है कि नहीं? एक्सेलरेशन को कैसे मेजर करेंगे, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ टुडे। अच्छा, आपको पता है कि फर्ज करें कि एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है और उसकी स्पीड इंक्रीज करती चली गई और बाय द टाइम उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाय द टाइम उसने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने टाइम टी लिया। हम एज्यूम करते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर में इनिशियल स्पीड अगर 0 हो तो s जो है वो 1/2 ए टी स्क्वेयर होता है और 2s ओवर टी स्क्वेयर जो है वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। एक्सेलरेशन 2s ओवर टी स्क्वेयर के बराबर होती है। एक्सेलरेशन जो है वो 2s ओवर टी स्क्वेयर के बराबर होती है। आज की क्लास जो है वो इस बात से शुरू हुई है कि जनाब हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना? ये हमारा आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन। एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, उसने एक्सेलरेट करती चली गई। ये एरोज जो हैं उसकी वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं। उसकी स्पीड इंक्रीज होती चलेगी, उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, उसने डिस्टेंस s ट्रेवल किया और उसने टाइम t सेकेंड्स लिया। और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वेयर हो गया। इसमें एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएं तो 2s ओवर टी स्क्वेयर से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैसे किसी की एक्सेलरेशन मेजर करेंगे वो मैं बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर अमूमन आपको पता है कि जो आपसे एक्सेलरेशन मेजर करने का क्वेश्चन आया हुआ है माजी में, वो इस तरह करके आया कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है कि नहीं, और यूं पड़ा हुआ। अच्छा जी, इंक्लाइन प्लेन है। अब आप देखें कि उसके बाद यहां पर कोई पुली लगी हुई होती है और यहां पर कोई ट्रॉली होती है और इस ट्रॉली के साथ एक रस्सी बंधी हुई होती है जो यूं इस पुली से गुजर कर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। और आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन मेजर करें। इस ट्रॉली की क्या मेजर करें? इस ट्रॉली की एक्सेलरेशन मेजर करें। ये जो शेडेड ट्रॉली है इसकी एक्सेलरेशन मेजर करें जब ये ऊपर जा रही थी। इसकी एक्सेलरेशन मेजर करें जब ये ऊपर जा रही है। ये क्वेश्चन आता है। अभी नहीं है। इस ट्रॉली की बेटा क्या मेजर करनी है आपने? एक्सेलरेशन मेजर करनी है। आप इसको इस तरह से करेंगे कि एक मार्क करेंगे निशान आप वुडन बेंच पर, उसको आप ए कह लें, और वुडन बेंच पर एक दूसरा निशान मार्क करेंगे, उसको आप बी कह लें, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो एस है। ये डिस्टेंस स्मॉल नहीं होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, 40-50 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये डिस्टेंस लार्ज होने का बेनिफिट पूछें क्या है? इस डिस्टेंस के लार्ज होने का बेनिफिट क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग द डिस्टेंस विल बी स्मॉल।
और जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसे कवर करने का टाइम भी ज्यादा होगा। फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट टाइम विल आल्सो बी स्मॉल, ठीक है। मगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, ये डिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए। बहुत लार्ज क्यों ना हो? बहुत लार्ज इसलिए ना हो कि जब एक बॉडी ज्यादा देर तक एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो उसको एयर रेजिस्टेंस लगना शुरू हो जाती है। जब एयर रेजिस्टेंस लगना शुरू होती है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाती है। तो एक लंबे डिस्टेंस में एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं मूव कर सकती। तो आप लिखेंगे कि आप जब ये सेंटेंस लिखेंगे कि s शुड बी लार्ज so that fractional error in measuring s is small and keeping s large will also give me a large value of time which will make the fractional error in measurement of t small। तो ये दोनों बातें तो अच्छी हैं। साथ ही जब आप ये सेंटेंस लिखेंगे I'll not make s much large like 2 meter or 3 meter or so, because making s much large will increase the trolley will accelerate for a longer distance, will gain more speed. Consequently, it will suffer more air resistance. And when it will get more air resistance, its acceleration will decrease. And the acceleration that I am measuring will be an averaged acceleration, will not be its true acceleration. My measurement of acceleration, my acceleration will be smaller than its initial acceleration and larger than its final acceleration. तो इस तरह से एग्जामिनर कहेगा कि इस बच्चे को बड़ा अच्छा पता है, बड़ी सही समझ है इसको कि जनाब डिस्टेंस को लार्ज तो रखना है लेकिन इतना भी नहीं लार्ज रखना, क्योंकि जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना लेबोरेटरी में, वो छोटी मोशंस के लिए तो पॉसिबल है, बहुत बड़ी बड़ी मोशंस के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब काफी देर तक बॉडी मूव करती है तो एयर रेजिस्टेंस बीच में एक डोमिनेंट रोल प्ले करना शुरू कर देती है। ये बात जो मैंने कही है क्या इसे दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं है। जो कह रहा है कि सर आप इस बात सारी को दोबारा दोहरा दें, वो लिख दे रिपीट। अगर आप कह देंगे, कोई एक बच्चा भी कह देगा कि रिपीट करे सारी बात, तो मैं कह देता हूं, टाइप कर दें रिपीट। ओके, मैं दोबारा सारी बात कर देता हूं, दोबारा कर देता हूं। बेटा आज का टॉपिक शुरू हुआ था हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन से, कि एक्सेलरेशन कैसे मेजर की जाती। अमूमन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एक्सेलरेशन मेजरमेंट के, वो आउट ऑफ दो 60-80 क्वेश्चंस जो मैंने आज तक पेपर 5 के देखे हैं प्लानिंग के, 94 से गिनकर अब तक, तो उनमें एक्सेलरेशन 3-4 दफा से ज्यादा दफा नहीं आई मेजर करने के। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मेजर करना कम ही आता है, लेकिन फिर भी आया तो है। आपको ये स्किल अच्छी तरह आना चाहिए। फर्ज करें कि ये डिस्टेंस डिस्टेंस एस, तो अब आप ये चीज देखें कि ये डिस्टेंस एस जो है, इसको आपने यहाँ से बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करती हुई यहाँ तक पहुंची, और ये डिस्टेंस एस है, इसे आप मीटर रूल से मेजर कर लेंगे। इसे 40, 50, 60 सेंटीमीटर से का होना चाहिए। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर हो, और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि जनाब 3 मीटर तक का डिस्टेंस हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसका टाइम आप मेजर कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। टाइम आपको मेजर करने के आपके पास 3 तरीके हैं। मैं आज आपको 3 तरीकों से ये टाइम मेजर करना सिखाऊंगा। अब जब ये टाइम मेजर कर लिया आपने, इनिशियल स्पीड 0 है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इनटू टाइम प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको याद है कि ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एक फेमस इक्वेशन है। अब इनिशियल स्पीड को आप 0 कर दें तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो गया। अब इसमें a को सब्जेक्ट बना लें तो 2s/t स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपने ये डिस्टेंस मीटर रूल से मेजर किया, ये टाइम आप मेजर कर सकते हैं लाइट गेट्स लगाकर। ये टाइम आप मेजर कर सकते हैं लाइट गेट्स लगाकर। एक लाइट गेट यहाँ लगा दें, एक लाइट गेट यहाँ लगा दें, तो आपके पास ये टाइम आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो टाइम 3 सेकंड से कम हो, जो चीज फटाफट हो रही हो, 1 सेकंड में हो रही हो, उसके लिए कभी भी स्टॉप वॉच का लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें कि जी मैंने यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट की, यहाँ से स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। ये बात गलत होगी। एग्जामिनर कहेगा कि अनवर्केबल मेथड बता रहा है, एक चीज इतनी जल्दी हो रही है जिसे स्टॉप वॉच के जरिए मेजर ही नहीं किया जा सकता। आपने यहां से यहां तक का टाइम लाइट गेट के थ्रू मेजर कर लेना है, या एक ऑपरेटस और होता है जिसे टिकर टेप कहते हैं, आज मैं उसकी भी वजाहत करूंगा। तो 12 टिकर टेप से या लाइट गेट की मदद से ये टाइम मेजर कर लेना है। अगर ये टाइम जो है 3 सेकंड से कम, और नॉर्मली ये 3 सेकंड से कम ही होता है, काफी छोटा टाइम होता है, तो आपने मेजर कर लिया। यहाँ इनिशियल स्पीड 0 कर दी,
और इसको 1/2 AT स्क्वायर करके एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लें। तो डिस्टेंस पता है आपको, टाइम पता है, तो आप एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि ये ज्यादातर क्वेश्चन कनेक्टेड इस तरह से आया है कि कोई ट्रॉली जो है वो किसी इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और आपने इसकी एक्सेलरेशन मेजर करनी है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, तो आप कहें कि जी मैं वुडन बोर्ड पे 2 पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, ए और बी, ठीक है कि नहीं। आप कहें कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस एस है जो मैं मीटर रूल से मेजर कर लूंगा। फिर आप लिखें कि मेरी कोशिश होगी कि एस लार्ज हो। एस ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, नहीं। एस कम से कम 50, 60, 70 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए, या 80 सेंटीमीटर तक चले कर लें। अच्छा, उसके बाद आप कहें कि जी एस को लार्ज रखने का मुझे एक बेनिफिट ये है कि फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग एस इज स्मॉल, और फ्रैक्शनल, और जब एस लार्ज होगा तो टाइम ऑफ ट्रेवल भी लार्ज होगा। टाइम ऑफ ट्रेवल भी लार्ज होगा तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट टाइम विल आल्सो बी स्मॉल। लेकिन आप कहें मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं ये ट्रॉली 3 मीटर लंबी ये इंक्लाइन प्लेन ले जाऊं और इस डिस्टेंस को कम से कम 3 मीटर तक ले जाऊं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब ट्रॉली काफी देर तक एक्सेलरेट करेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, उसकी जब स्पीड ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस बीच में आ जाएगी। जब एयर रेजिस्टेंस बीच में आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और उसकी एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। फिर आप ये जो फार्मूला लगा रहे हैं वो गलत लगेगा, और आप अगर ये फार्मूला लगाकर उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट भी करेंगे तो वो एक्सेलरेशन इस मोशन की एवरेज एक्सेलरेशन होगी, जो कि विच विल बी स्मॉलर देन इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन एंड इट विल बी लार्जर देन इट्स फाइनल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो रही होती है। ये बात आपने गौर से उसको बार बार वीडियो जब आपको मिले तो रिपीट करके बेशक सुन लें। तो ये बात, अभी भी किसी को कोई इतराज है तो वो टाइप करके लिख दे। अभी किसी को कोई बात पूछनी है तो वो टाइप करे और बताए मुझे। अच्छा, यहां पर आप लाइट गेट फिक्स कर देंगे। इस ट्रॉली के साथ आप एक स्ट्रॉ अटैच कर देंगे। ये ट्रॉली है ना, यूं ये इसके पहिए हैं, ठीक है कि नहीं है, और एक उसका पहिया इधर है। यहां एक स्ट्रॉ अटैच कर दें, स्कॉच टेप के साथ उसको लगा दें। ये स्ट्रॉ है। अब वो ट्रॉली जब चलेगी तो वो इस तरह जा रही है। सर जी जी सर आपने जो डिस्टेंस बोला है ये क्लोज टू 1 मीटर है ना? जी बिल्कुल। सर तो लाइट गेट आप लगा रहे हैं, जो लाइट गेट 1 और 2 ये इतने डिस्टेंस के आप कैसे लगाएंगे? जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। नहीं नहीं, आप यहाँ एक लाइट गेट लगाएंगे और एक लाइट गेट यहाँ लगाएंगे। लाइट गेट सर आपने मतलब पॉइंट ए पर एक लगाना है और एक पॉइंट बी पर लगाना है, और उनका सर्किट इस तरह का होगा। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है, और यहाँ पर लाइट गेट इस तरह करके कनेक्ट हुए होते हैं। आप बेशक इसका ये वाला हिस्सा यूं करके दोबारा ना दिखाया करें, आप एक ही उसका दिखा दिया करें। यानी ये देखें, असल लाइट गेट तो इस तरह का होता है कि यहाँ पर एक सर्किट है, वो लाइट इमिट कर रहा होता है, वो लाइट यूं जाकर गिर रही होती है किसी चीज में। यहाँ एक सर्किट होता है और वो उसकी वायर अलग से कनेक्ट होती है। तो और यहाँ पर भी ये होता है कि यहाँ से लाइट निकल रही होती है और यहाँ किसी और पे गिर रही होती है और वो वायर अलग से कनेक्टेड होती है। जब ये बीम कट होती है टाइमर ऑन हो जाता है, जब ये बीम कट होती है टाइमर ऑफ हो जाता है। लेकिन आप लोग जब भी लाइट गेट बनाएं तो आप ज़ाहिर है ये सर्किट आपको बनाने में जरा मसला होगा, आप हमेशा इस तरह का बना दिया करें। ये डब्बा बनाया, ये उसका डिजिटल डिस्प्ले बनाया, इसके ऊपर लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ज़रा आपका लिख देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक वायर यूं लगाकर ये लिख दें लाइट बीम, डॉटेड लाइन लगाएं, यहां पर लिखें लाइट बीम 1, और यहां पर ऐसे करके यहां लिख दें लाइट बीम 2। और अब आपने पूछे क्या किया, आपने ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर वो ट्रॉली है, यहां आपका स्ट्रॉ, यहीं पर आपने इसके साथ ही लाइट गेट 1 लगाया हुआ है ताकि मोशन शुरू करते ही वो लाइट गेट 1 को क्रॉस कर दे। अब अगर आपने गलती से ट्रॉली पीछे रख दी है और उसने थोड़ी देर मूव करके लाइट गेट 1 को क्रॉस किया तो इनिशियल स्पीड 0 नहीं मिलेगा, तो आप वो रीडिंग रिजेक्ट कर दें, दोबारा करें, और इसी की रो में यहां पर लाइट गेट 2 कनेक्ट कर दें। इन डॉट्स का मतलब है कि लाइट बीम ऐसे आ रही, यहां से लाइट बीम यू परपेंडिकुलर टू द प्लेन पेपर निकल रही, यहां पर भी लाइट की बीम इस तरह से परपेंडिकुलर आ रही। ये डिस्टेंस आप एस मेजर कर लें, ठीक है कि नहीं। अब इस डिस्टेंस को आपने मेजर कर लिया,
तो आपको ये टाइम भी आ गया यहां से यहां तक का, ठीक है कि नहीं है। अब आप एक्सेलरेशन आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ये है, इनिशियल स्पीड 0, 1/2 at स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2s ओवर t स्क्वायर। तो ये जनाब आप एक्सेलरेशन इस तरह से मेजर कर सकते हैं, ये आप एक्सेलरेशन इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है, वर्केबल है। आउट ऑफ 2 मार्क्स अगर उसने एक्सेलरेशन मेजरमेंट के रखे हुए हैं 15 में से, तो वो आपने अगर इस तरह करके उसे समझाया तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप वो जब लिखते हैं कि एस जो है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, इसको 40, 50, 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो आपको इसलिए कि फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग एस स्मॉल होगा, और जब एस को 40 सेंटीमीटर से जरा बड़ा रखूंगा तो टी भी लार्ज होगा, टाइम टी लार्ज होने से फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग टी भी स्मॉल होगा। तो आपको वो जो कहता है ना एनी गुड डिजाइन फीचर, उसमें का भी एक नंबर मिल जाएगा। और अगर आप ये लिखेंगे कि एस लार्ज तो होगा लेकिन बहुत लार्ज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लार्ज होने से एयर रेजिस्टेंस बीच में एक रोल प्ले करती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि एडिशनल मार्क्स आपको इस बात का भी मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक्सेलरेशन मेजर करने का टाइम तरीका बता दिया। अब बेटा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। आज जो चीज मैं पढ़ाने लगा हूं उसका नाम है टिकर टेप ऑपरेटर्स। टिकर टेप ऑपरेटर्स। इससे पहले कि मैं आपको टिकर टेप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाऊं, आप ये चीज देखें कि फर्ज करेंगे ये कोई गाड़ी है, ये इसके पहिए हैं, ये रोड पे जा रही है। फर्ज करें कि इसका ऑयल नीचे लीक कर रहा है और नीचे इसका ऑयल नीचे टेबल पे रोड पे गिरता चला जा रहा है, इसका ऑयल नीचे रोड पे गिरता चला जा रहा है, ठीक है कि नहीं। और फर्ज करें कि ये कोई जो है ना यहाँ से गुजरी है, तो और फर्ज करें ये किसी डाकू की गाड़ी है, वो भाग रहा है यहाँ से, बाद में पुलिस वाले आते हैं, तो वो रोड के ऊपर, अब मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, मतलब अगर ऊपर से देखें रोड को, तो रोड को ऐसे देखते हैं तो देखते हैं कि जी ऑयल यूं यूं गिरा हुआ है। तो वो ऑयल के अगर डॉट्स इक्वली स्पेस्ड हैं, तो वो कहेंगे कि गाड़ी जब यहां से गुजरी तो कांस्टेंट स्पीड से गुजर रही थी। डॉट्स अगर इक्वली स्पेस्ड हैं, तो वो जो पुलिस वाले हैं वो ये कंक्लूड करेंगे कि डाकू जब यहां से गाड़ी लेके गुजरे तो वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। और अगर ये डॉट्स काफी करीब हों एक दूसरे के, इससे ये बात पता चलेगी कि वो गाड़ी काफी स्लोली यहां से गुजरी। और अगर वो बहुत तेजी से गुजरे हैं तो ये डॉट्स काफी दूर दूर होंगे, इस बात से पता चलेगा कि वो लोग काफी तेजी से वहां से गुजरे हैं। और अगर ये डॉट्स इस तरह हों, इससे पता चलेगा कि जब वो यहां से गुजरे तो उनकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहे थे। और अगर वो डॉट्स इस तरह हों उस रोड पर, तो पुलिस वालों को पता चलेगा कि यहां उन्होंने गाड़ी रोकी थी, डिसेलरेट की थी, और यहां रुक कर उन्होंने कोई चीज की या कोई एक्शन किया या कुछ भी, कोई चीज परचेज की या कुछ, और उसके बाद दोबारा एक्सेलरेट किया यहां से। तो टिकर टेप बेटा इसी तरह की एक डिवाइस होती है। टिकर टेप के मुख्तलिफ किस्मों के मॉडल्स हैं, मगर एक बात तय है कि ये फर्ज करें कोई चीज है जिसके आपने मोशन आपने एनालाइज करनी है। ये ट्रॉली है जिसकी मोशन आपने एनालाइज करनी है। इसके अब सारे चारों पहिए मैं नहीं दिखा रहा, सिर्फ 2 आपको 3 आपको नजर आ रहे हैं, चौथा इधर पीछे गुम हुआ है। इधर आप एक इसके टेप लगा दें, ये देखेंगे इस तरह से टेप, और यहाँ स्कॉच टेप से उसको पक्का बांध दें। अब ये जो टेप है, ये छोटी सी कागज का एक फर्ज करें टुकड़ा है जो इस तरह होता है, कागज का यू एक रिबन टाइप है बड़ा सा, और ये पीछे किसी के ऊपर, किसी उसके ऊपर रोल के ऊपर होता है, वहां से खुलता चला जाता है और आता चला जाता है। फर्ज करें कि यहां पर आपने एक हैमर है जिसके ऊपर टिक 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 निशान लगा रही है, वो ऐसे ऐसे ना उसको ऐसे ऐसे लग रही होती है, यूं यूं यूं। और उस टिकर टेप ऑपरेटर्स में खूबी ये होती है कि उसका हैमर 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
1 सेकंड में वो 50 डॉट्स उस पीस ऑफ पेपर पे लगाता है। अगर आप इसे देखना चाहें तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए भी दिखाता हूं। आप ये चीज देखें, ये देखें, इस वीडियो को देखें। ये YouTube पर एक वीडियो पड़ी हुई है, ये अभी आपके सामने प्ले होती है। ये देखें, ये आपके सामने आ गई है वीडियो के नहीं? कोई एक बच्चा भी कह दे कि यस सर आ गई है। आ गई सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये इसके ऊपर जो ये चलाएं, इसको प्ले करें, थोड़ा आगे कर दें इसको, पीछे, थोड़ा सा पीछे। अब ये देखें कि ये ऊपर से वो एक पेंसिल है जो आकर नीचे हिट कर रही है और वो 1 सेकंड में 50 दफा डॉट लगाती है। अब अगर इसके पीछे से एक पेपर का रिबन चल रहा हो तो उस रिबन पर इसके डॉट्स आते जाएंगे। अगर ये रिबन जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, अगर ये रिबन कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो वो डॉट्स इक्वली स्पेस्ड होंगे। और अगर ये रिबन रुका हुआ हो, जैसे यहां नजर आ रहा है अभी रुका हुआ है, तो वो सारे डॉट्स एक ही जगह पर लगेंगे। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जाए तो वो डॉट्स इक्वली स्पेस्ड होंगे। और अगर वो रिबन तेजी से मूव करे तो डॉट्स के दरमियान फासला बढ़ेगा। यहां पर तो फिलहाल ये कांस्टेंट स्पीड ही दिखा रहा है। और अगर ये फर्ज करें कि रिबन, पेपर का रिबन आस्ता मूव करे, तो मतलब स्लो डाउन हो रहा हो, तो डॉट्स का पैटर्न फर्क होगा। तो ये जनाब किसी की मोशन को, इसमें जिस चीज की मोशन एनालाइज करनी है वो नजर नहीं आ रही है। पूछे क्यों नहीं नजर आ रही है? इसमें यहां पर किसी की मोशन जो है, अच्छा अब आप देखें, आपके सामने मैं बात करता हूं कि टिकर टेप ऑपरेटर से एक्सेलरेशन कैसे मेजर की जाती है, ठीक है कि नहीं? तो आपने जब टिकर टेप ऑपरेटर्स बनाना है तो आपने कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है कि इसको आप, बल्कि पहले वो वीडियो देख लें, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये देखिए, ये एक और वीडियो देखें। अच्छा जी, सॉरी बेटा फॉर दिस डिले। आप ये चीज देखें, ये आपके सामने एक वीडियो चल रही है। ये देखें, ये पेपर है। ये पेपर को, वो ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये चीज, ये हैमर है। ये जिस पे मेरा कर्सर, वो ये हैमर है पूरा। ये हैमर 1 सेकंड में 50 दफा मूव करता है। और ये नीचे कार्बन पेपर है एक। जब ये हैमर हिट करता है तो कार्बन पेपर की वजह से एक डॉट इस पेपर पे बन जाता है। ये देखें, इस हैमर पे एक कील लगा हुआ है। जब ये प्रेस करता है तो कार्बन, अच्छा ये वो ट्रॉली है जिसकी मोशन आपने एनालाइज करनी है। ये वुडन इंक्लाइन प्लेन है। ये देखिए, स्कॉच टेप लें आप, स्कॉच टेप ले ली आपने, और इस पीस ऑफ पेपर को सिर्फ इस देखें, ये इसके साथ इसने बांध दिया, ये स्कॉच टेप के साथ इसको जोड़ दिया। ये ठीक है कि नहीं? अब ये देखिए, इसको ये पीछे इसने खींचा। अच्छा, इसमें पूछे क्या बात है बेटा? इसमें सक्सेस का, तभी ये सक्सेसफुल मेथड होता है जब ये रिबन स्मूथली चले। अभी था वीडियो उधर ऊपर वापस जाती है तो मैं बताता हूं आपको। ये देखें, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है उस हैमर को, वो 1 सेकंड में 50 डॉट लगाएगा, ठीक है? एक मिनट, मैं थोड़ा वापस आपको जाके दिखाता हूं इधर। ये देखें बेटा, इस रिबन का स्मूथली मूव करना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसने यहां पर वो स्टेपलर की पिन एक लगाई हुई है, और एक मिनट है, ये देखें, एक इधर एक कर्सर यहां लेकर आए, ये देखें, एक ये स्टेपलर की पिन लगाई हुई है उसने। ये अगर ये पेपर का रिबन इसके अंदर फंस जाता है, मतलब अड़ी करता है, यानी रेजिस्टिव मोशन करता है, और तो इस ट्रॉली की मोशन को वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये रिबन, अगर पेपर का रिबन स्ट्रांग एनफ है, या ये पेपर का रिबन टूट जाएगा।
या फुल टूट जाएगा या इसकी मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। तो नतीजतन यहां पर से मोशन और यहां से इस रिबन की मूवमेंट बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, इधर जीरो फ्रिक्शन होनी चाहिए। अगर ये जीरो फ्रिक्शन ना हो और रिबन की मूवमेंट परफेक्ट ना हो तो फिर आप ये टिकर टेप सेटअप जो है ठीक नहीं है। आगे देखें, आगे इन्होंने यहाँ पर तो वो बिजली का बंदोबस्त कर दिया, ऑन कर दिया उसको। अब देखें क्या करते हैं। अब देखें ये ट्रॉली नीचे गई है और यहां से ये आप अगर नोट करें तो कील जो है वो अब ऊपर नीचे हो रहा है। ये वाला जो कील है, ये वाला जो कील है ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये वाला कील ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर ये जो एरो आ रहा है और एक नीचे टिक टिक कर रहा है और उससे कार्बन पेपर से इस पेपर के ऊपर डॉट्स बन रहे हैं। अगर आप ये दिखाएं डॉट्स तो फिर बेहतर है ये वीडियो वाले, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हाँ इस पे डॉट बने, लेकिन उन्होंने क्लियर करीब करके नहीं दिखाया इसको। ये इनको चाहिए था कि जरा ज्यादा करीब करके जूम इन करके दिखाते, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। आए जरा देखें डॉट्स लगे हुए हो तो नजर कैसे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें इस तरह ये डॉट्स नजर आते हैं। अब ये जो पहली बात है, ये पहला है जनाब कांस्टेंट स्पीड वाला। ये जनाब कांस्टेंट स्पीड है। अगर एक्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये डॉट्स तब है जब वो ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है वाई तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें डॉट्स के दरमियान गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब है ये चीज एक्सेलरेट कर रही है। और इसको निचले वाले को जेड वाले को देखें, ये डीसेलरेट कर रही है, आस्ता आस्ता रुक रही है। तो इस तरह से ये डॉट्स नजर आते हैं। दो डॉट्स के दरमियान जो टाइम है वो 1/50 सेकेंड्स होता है, यानी 0.02 सेकेंड्स। दो डॉट्स के दरमियान वाले टाइम को कहते हैं 0.02 सेकेंड्स। अगर अब आपने ये पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट और छठा डॉट, 6 डॉट्स के दरमियान जो इंटरवल है वो 5 है। 1 2 3 4 5। अब पहले डॉट और छठे डॉट के दरमियान जो इंटरवल है वो 5 इंटरवल्स हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से तो 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है इस डॉट से लेकर इस डॉट तक 0.1 सेकेंड गुजरा है। अच्छा, इससे पता चला कि टिकर टेप ऑपरेटर से डिस्टेंस भी मेजर होता है, टाइम भी मेजर होता है, प्लस ये भी पता चलता है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है या डीसेलरेट कर रही है। तो टिकर टेप ऑपरेटर्स बड़ा अच्छा ऑपरेटर्स है। इसका सिर्फ एक ही मसला है कि इसको इंस्टॉल करना इतना आसान नहीं है और इसकी जो स्मूथ रनिंग है रिबन की वो बड़ी जरूरी है। रिबन अगर फंसता हो बीच में कहीं तो फिर ये खराब हो जाता है। जो जो बॉडी मूव करे पीछे रिबन का रोल जो है वो बहुत स्मूथली मूव करे तो तब ये चीज सही तरह से नजर आती है, नहीं बनेगी, वरना गलती करेगी। अब आपने अगर आपने पेपर में दिखाना है तो आपने टिकर टेप ऑपरेटर्स को बस ऐसे दिखा देना है। यहां पर आपने ये देखें डब्बा बनाया, ये नीचे पैड है, ये रिबन है पेपर का, ये जो आ रहा है यूं करके ऐसे करके, ये ट्रॉली से बंधा हुआ है और ये ऊपर उसका हैमर दिखा देना आपने। और ये नीचे वैसे तो आपको पता है इंक्लाइन प्लेन है। दोबारा मैं इधर आ जाऊं, वहां पर इस पे आ जाए इधर। हाँ यहाँ देखें, ये देखें आपने जब भी टिकर टेप ऑपरेटर्स बनाना है तो आपने कोई बहुत ज्यादा उसकी वर्किंग नहीं, डायग्राम खूबसूरत बनाने की कोशिश नहीं करनी, सादा सा बताना है कि ये ट्रॉली है। यहां से आपने पीछे से लिखना है कि ये टिकर टेप है, यानी वो रिबन है। ये टिकर टेप वो रिबन है। और यहां आपने ऐसे करके ये पैड, इसको लिखना है पैड, और यहां पर उसका वो हैमर दिखाना है, यहां लिखना है हैमर। और यहां पर आपने रोल बता देना है कि रोल जिसके ऊपर से वो रिबन उतर कर यूं पीछे आता जा रहा है ट्रॉली के। ये ट्रॉली आगे मूव कर रही है, जब ये ट्रॉली आगे मूव कर रही है तो ये टिकर टेप पीछे से चल रही है, या टिकर टेप रिबन इसको कह लें आप। ये रिबन चल रहा है, हैमर उसके ऊपर हिट करके डॉट्स बना रहा है और ये उसका पीछे से रोल खुल रहा है। तो जब भी आप टिकर टेप ऑपरेटर्स का करें तो आपको पता है पेपर में अमूमन क्वेश्चन आता है मेंशन सम ऑफ द डिफिकल्टीज, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि टिकर टेप ऑपरेटर्स की सेटिंग अप एक मुश्किल काम था और उसका जो ये इंश्योर करना कि टिकर टेप स्मूथली अनरोल हो के ट्रॉली के साथ चले और खुद उसका रिबन किसी जगह ना अड़े और ट्रॉली को हिंड्रेंस ना प्रोवाइड करे,
कहना कि ये चीज एक बड़ा मेरे लिए मेजर इशू थी, क्योंकि आप ये भी कहें कि ड्यूरिंग द मेजरमेंट देयर इज लाइकलीहुड के रिबन टूट जाए आड़ के, और मुझे वो सारी रीडिंग रिजेक्ट करके दोबारा प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल करना पड़े। अगर आप इस तरह की बातें लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि ये बच्चा लैब के अंदर पाए जाने वाले मसाइल से बखूबी आगाह है। बेसिकली आपने जो ये क्वेश्चन 1 होता है पेपर 5 का, इसमें आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि जी मैं लैब में काफी दफा गया हूं और मैं लैब से वाबस्ता जो चीजें हैं उनको काफी मसले मैंने हल किए, मतलब ये मुझे मसले पता है कैसे आते हैं और मैंने इन्हें कैसे कैसे डील किया है। बेसिकली पेपर 5 के क्वेश्चन 1 में आपने इन राइटिंग ये साबित करना होता है कि जनाब मैंने बड़ी लैब की हुई है और मुझे लैब बड़ा सही पता है कि मैं अपनी रीडिंग्स को कैसे एक्यूरेट और बेहतरीन बना सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज है, यू हैव टू फ्लेक्स योर मसल्स, आपको बताना होता है कि मुझे ये सब बातें पता है। तो अब आ जाए जनाब, हम टिकर टेप से एक्सेलरेशन कैसे मेजर करेंगे, टिकर टेप से एक्सेलरेशन कैसे मेजर करेंगे, ये हमारा आज का क्वेश्चन और यही हमारा आज का आखिरी बात होगी। इसके बाद हम अब इस गुफ्तगू को फिर यहाँ खत्म कर देंगे। ठीक है, अब सुनते जाएं। पहला पॉइंट ये, अच्छा आप में से दुआ ने क्वेश्चन पूछा कि टिकर टेप से आप डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। बेटा ये टिकर टेप है, ऐसे इस पे डॉट्स लगे हुए हैं। टिकर टेप को आप अपने सामने रखें और यहां से रूलर से फुट्टे से ये डिस्टेंस मूव कर लें, तो जितना ये डिस्टेंस इन डॉट्स के बीच में है उतना ही उस बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है, या एटलीस्ट इस डॉट से इस डॉट तक जितना टाइम है उतने टाइम में जितना ये डिस्टेंस है रिबन का, उतना ही डिस्टेंस ट्रॉली ने उतने ही टाइम में मेजर किया, ट्रेवल किया। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में मेजर हुआ है। जाहिर है जिस बॉडी ने अगर 70 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो पीछे जो रिबन अनरोल होगा वो भी 70 सेंटीमीटर का ही रिबन अनरोल होगा ना। ठीक है कि नहीं? ये चीज है। तो और सिर्फ दो डॉट्स के दरमियान टाइम पीरियड होगा वो तो कांस्टेंट होगा ना 0.2 सेकंड्स। यार जो हाँ, दो डॉट्स के दरमियान जो टाइम है वो 0.02 सेकंड्स कांस्टेंट है। दो डॉट्स के दरमियान जो टाइम है यार वो कांस्टेंट है 0.02 सेकंड्स। दो डॉट्स के दरमियान यार, दो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है बेटा। ठीक है कि नहीं? आए जरा आप शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं कि क्या कहते हैं इसको कैसे मेजर करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दूंगा। ये न्यूमेरिकल आपने पहले हल किया हुआ है M1 में। न्यूमेरिकल ये है कि अ बॉडी travels a distance of 100 meter in 10 seconds and then travels a distance of 100 meter in 8 seconds. प्लीज कैलकुलेट एक्सेलरेशन। जिन बच्चों ने मैकेनिक्स M1 मुझसे पढ़ी हुई है उनको याद होगा कि हमने ये क्वेश्चन 67 मेथड से किया था। बेटा बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 8 सेकेंड्स, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हमने 67 मेथड्स के साथ डिस्कस किया। आई डोंट नो मैंने फिजिक्स में ये क्लास में क्वेश्चन कराया हुआ है या नहीं कराया हुआ, लेकिन M1 वाले बच्चों को याद होगा। अगर मैंने M1 किसी क्लास में पढ़ाई है तो उनको याद होगा कि ये 67 मेथड से इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आए अभी फिलहाल हम इसके 67 मेथड्स डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका एक ही मेथड डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है। वो क्या है? 100 मीटर और फिर 100 मीटर, और इस 100 मीटर को तय किया 10 सेकेंड्स में, और फिर 100 मीटर को तय किया 8 सेकेंड्स में। ठीक है कि नहीं? अब नोट करें 100/10 से क्या आएगा? इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आएगी। 100/10 से क्या आएगा? इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आएगी। 100/8 से क्या होगा? इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आएगी।
100/10 से क्या होगा इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड, 100/8 से क्या होगा इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड। आपको पता है कि एवरेज स्पीड मिडल ऑफ द इंटरवल पे जाहिर होती है। देखिए ना, जो एवरेज स्पीड होती है वो मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब आप देखें कि इस इंटरवल की एवरेज स्पीड आपको मिल गई, वो सेंटर में आ जाएगी। अगर इस इंटरवल को 10 सेकंड्स गुजरे हैं तो 5 सेकंड्स यहां होंगे, 5 सेकंड्स यहां होंगे। बीच में इस जगह पर जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड के बराबर होगी। जिस तरह फर्ज करें किसी चीज की स्पीड इंक्रीज कर रही होती है, अगर किसी चीज की स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड की जो एवरेज है वो मिडल ऑफ द इंटरवल पर होती है। अगर टोटल टाइम t सेकंड्स है तो t/2 सेकंड्स जब गुजर चुके हों और t/2 सेकंड्स रहते हों, यानी पूरा टाइम, ये ग्राफ बना रहा हूं टाइम का और इस तरफ स्पीड दिखा रहा हूं, तो इधर स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है तो ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड है। तो फाइनल और इनिशियल स्पीड की एवरेज हमेशा मिडल ऑफ द इंटरवल पर आती है। यानी अगर t सेकंड्स तक एक बॉडी ने मूव किया है और उस दौरान उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी, तो हाफ ऑफ द t/2 पर उसकी स्पीड, और t/2 गुजर चुके हों और t/2 रहते हों, तो यहां जो उसकी स्पीड होती है, जो उस मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड होती है, वो पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड होती है। तो क्या होगा, दोबारा आपके सामने देखें, ये एक डिस्टेंस है, फिर ये डिस्टेंस, ये 100 सेकेंड्स, सॉरी ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, और ये जो है ये डिस्टेंस हो गया जनाब आपका कितना हो गया, ये आप कह लें 10 सेकेंड्स, और ये यार 8 सेकेंड्स। स्पीड इंक्रीज करते हुए यूं गया बॉडी, यहां पर उसकी स्पीड कम थी, यहां उससे ज्यादा थी, यहां उससे भी ज्यादा थी। मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है, मैं एक्सेलरेशन का एक शॉर्टकट निकाल रहा हूं। 100/10 करूंगा तो मुझे जो स्पीड मिलेगी वो स्पीड है जो यहां 5 सेकंड गुजर चुके होंगे और यहां वाले 5 सेकंड अभी रहते होंगे। और जब 100/8 करूंगा तो मुझे जो स्पीड मिलेगी वो ये 4 सेकंड्स गुजर चुके होंगे और 4 सेकंड्स रहते होंगे। 100/8 से मेरे पास इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। एवरेज स्पीड मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब इन दोनों स्पीडों के दरमियान जो टाइम है वो 9 सेकंड है। कितना है, 9 सेकंड। तो अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, v - u/t, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100/8 माइनस 100/10/9, तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब इस एक्सेलरेशन को आप कहें कि सर ये, अगर आप मुझे बताएं ये क्वेश्चन किसी ने रिपीट तो नहीं चाहिए? बेटा जो कोई रिपीट लिख देगा मैं दोबारा बत कर दूंगा। अगर समझ नहीं आया तो जल्द सिंपली कह दें रिपीट। समझ आ गया आप सबको? सर 2 से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? 2 से डिवाइड नहीं किया ना, ये देखिए इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, और बीच में 9 सेकंड का गैप है, 5 सेकंड ये और 4 ये उधर। अगर तुमने इसकी स्पीड को इसकी स्पीड को वो 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया तो ओवरऑल इंटरवल की एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। वो मेरे किसी काम की नहीं है, वो मुझे एक्सेलरेशन निकालने में कोई मदद नहीं करेगी मुझे। सर वही नहीं हो क्या आंसर? बेटा मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड नहीं निकालनी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो शुरू इस बात से हुआ है, हाउ टू मेजर एक्सेलरेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आए शुरू बात करते हैं कि इसको टिकर टेप पर किस तरह से करेंगे सेटअप। आप ये देखें, फर्ज करें कि ये ट्रॉली, ये इंक्लाइन प्लेन है। अच्छा एक बात याद रखें, जब भी आप इंक्लाइन प्लेन बनाएं, ये टेबल दिखाएं, तो आप उसे बताएं कि मैंने यहां पर एक वेज शेप्ड चीज फंसाई। एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है मैं देख लूं। अच्छा, क्वेश्चन ये आया है कि जो दो डॉट्स के दरमियान टाइम होता है, क्या वो कांस्टेंट स्पीड के तहत होता है? नहीं जनाब, डॉट्स के दरमियान जो टाइम है वो 0.02 सेकेंड्स, वो पक्का कांस्टेंट है, वो हैमर की वजह से है। बॉडी चाहे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है या एक्सेलरेट कर रही है या डीसेलरेट कर रही है, दो डॉट्स के दरमियान टाइम 0.02 सेकेंड ही रहेगा। अच्छा बेटा, जब भी आप इस तरह करके इंक्लाइन प्लेन बनाएं, आप उसको ये जरूर बताएं कि ये देखें, ये टेबल था, ये इंक्लाइन प्लेन मैंने यहां रखा, फिर आप उसे कहें मैंने यहां कोई वेज शेप चीज रखी, गोंद लगाकर या एल्फी लगाकर या फर्मली उसको यहां अटैच किया, ताकि ये इंक्लाइन प्लेन पीछे की तरफ स्लिप करके ना आए।
आप इस तरह की बातें लिखेंगे, एग्जामिनर कहेगा यार इस बच्चे की तो उम्र ही लैब में गुजरी है, इसको तो लैब की सारी इन एंड आउट पता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके एक सलूट मारेगा कि यार बच्चे को क्या क्या चीजें पता है। आप यहां लिखें कि आई अ वेज शेप ऑब्जेक्ट फर्मली ग्लूड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, द इंक्लाइंड प्लेन मे नॉट स्लिप लाइक दिस और इट मे नॉट मूव इन दिस मैनर, कि ये इंक्लाइंड प्लेन था, ये ऐसे करके नीचे गिर गया, पीछे से स्लिप हो गया। ये बातें लिखने वाली होती हैं, ये स्कोरिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम मार्किंग स्कीम में लिखा था बल्कि एग्जामिनर रिपोर्ट में कि बाज दफा बड़ी सादी सी ऑब्वियस सी बात आप लिखते हैं लेकिन आपको एक नंबर मिल जाता है कि लैब में आपने ऐसे क्या क्या काम किए जिससे एक्सपेरिमेंट मजीद से मजीद एक्यूरेट और अच्छा होता गया, और उसमें ऑपरेटर्स की जो वाइब्रेशंस हैं या ऑपरेटर्स की जो अनलाइकली मूवमेंट्स हैं जो आप पसंद नहीं करते, वो आपको स्कोर करवाते हैं। जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि हैवी टेबल का इस्तेमाल करना, कि लैब में टेबल हैवी पड़ा हुआ होना चाहिए, और हैवी टेबल इसलिए हो कि उसको जर्क्स ना लगे, वो हिले नहीं, ठीक है ना। आपको पता है हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो वो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला, वो 48 आवर्स वो एक्सपेरिमेंट चला था, 2 दिन 2 रातें वो जागे थे अल्फा रदरफोर्ड और उसके 2 स्टूडेंट्स गाइगर और मार्सडन, और वो गाइगर और मार्सडन कोई लतीफा सुनाते, कोई फनी बात करते, तो वो रदरफोर्ड इतने जोर से हंसता कि इतने जोर से हिलता कि वो टेबल पूरा हिलने लगता जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रखा हुआ था, और वो बार बार उसके स्टूडेंट उससे रिक्वेस्ट करते कि सर आप बहुत जोर जोर से टांगे लाते हैं, पूरा टेबल आप हिला देते हैं और पूरा ऑपरेटर्स के रिजल्ट के खराब होने का खदशा है। तो ये छोटा सा बात भी मेंशन करना है कि मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट एक हैवी टेबल के ऊपर करूंगा ताकि वो जर्क्स ना हो, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा अब आगे देखें जी, बात शुरू कहां से हुई थी, चल कहां पर पहुंची। ये जनाब आ गया जनाब आपके पास टेबल, हैवी टेबल, यहां पर आपने इंक्लाइंड प्लेन लगा दिया जनाब, इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ आपने यहाँ एक वेज शेप ऑब्जेक्ट, कोई ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, कोई प्रिज्मेटिक प्रिज्म वाला ऑब्जेक्ट, वुडन प्रिज्म वाला ऑब्जेक्ट यहाँ ग्लू के साथ जोड़ के उसे फंसा दिया, यहाँ पर उसके नीचे किताबें रख दी या बॉक्स रख कर उसका इंक्लाइंड प्लेन बना लिया। मुमकिन है ये एंगल आपको मेजर करना हो तो आपके पास वुडन प्रोटेक्टर होना चाहिए जिससे ये आप एंगल मेजर कर लें। फिर आप कहेंगे जी मैंने इसके ऊपर एक डॉट ए मेजर किया, एक डॉट बी लगाया, ट्रॉली को यहां रखा। अच्छा जब आप टिकर टेप यूज करें फिर आप लाइट गेट्स नहीं यूज करेंगे, ये याद रखें। अगर आपने प्रेटस में टिकर टेप का और लाइट गेट का इकट्ठा जिक्र कर दिया ना तो एग्जामिनर हंसेगा, वो कहेगा इसने जरूर किसी टीचर का लेक्चर सुना है और खुद कुछ नहीं किया हुआ इसने, जो दिमाग में इसके आएंगे सारी चीजें इसने एक ही प्रैक्टिकल में घुसेड़ दी हैं, ठीक है ना। ये ट्रॉली ये पड़ी हुई है, इस ट्रॉली के साथ ये पीछे रिबन आ रहा है वही वाला टिकर टेप वाला, ये जनाब टिकर टेप ऑपरेटर्स है, ये उसका पैड है, ये उसके ऊपर से हैमर की वो आप शेप दिखाएंगे और यहाँ पर आप वो रोल दिखाएंगे जिससे अनरोल होकर वो टिकर टेप यूं मूव कर रही है। और ट्रॉली, ये धागा है ट्रॉली का, ये आगे पुली बंधी हुई है, पुली से नीचे वेट लटका हुआ है, अब ये ट्रॉली ऊपर मूव करती है। अब आए देखें हम एक्सेलरेशन कैसे मेजर करते हैं। फर्ज करें ट्रॉली यूं एक्सेलरेट करती ऊपर गई है यूं, ठीक है कि नहीं। आपने कहना है कि ट्रॉली इतना डिस्टेंस जरूर मूव करे, इतना डिस्टेंस जरूर मूव करे कि वो कम से कम मुझे 21 डॉट्स मिल जाएं। टिकर टेप के ऊपर मुझे कितने डॉट्स मिल जाएं, 21 डॉट्स। ये टिकर टेप है, यहां से आपने उसको फाड़ लिया पेपर को, यहां से भी आपने उसको फाड़ लिया। अच्छा टिकर टेप ऑपरेटर्स का एक बेनिफिट ये भी है कि आपको इनिशियल स्पीड 0 रखने की जरूरत नहीं है, आपको इनिशियल स्पीड 0 रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये एक डॉट आपको मिल गया, फिर ये डॉट है, फिर ये डॉट है, फिर ये डॉट है, और ये डॉट है, फिर ये डॉट। अब मैं बाद में बीच के डॉट्स नहीं बना रहा, फर्ज करें ये पहला डॉट है, और फर्ज करें ये 11वां डॉट है, और फर्ज करें ये 21वां डॉट है, ठीक है कि नहीं। आपने रूलर से ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, इसे x1 कहते हैं, और फिर रूलर से ये डिस्टेंस मेजर कर लिया x2, ठीक है कि नहीं। x1 जो है वो कम छोटा होना चाहिए क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी, और x2 जो है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए क्योंकि बॉडी बाद में काफी स्पीड गेन कर चुकी थी। अब आप ये चीज देखेंगे पहले डॉट और 11वें डॉट में स्पेसेस कितने हैं। आपको पता है जिस तरह मेरी ये 4 उंगली हैं, मेरी 4 उंगलियों में गैप कितने, 1 2 3, तो 4 उंगलियों में गैप कितने हो गए जनाब, 3, 1 2 3। 5 उंगलियों में कितने गैप हैं, 1 2 3 4। तो पहले और 11वें डॉट में गैप कितने हैं, 10।
पहले और 11वें डॉट में गैप कितने हैं 10, तो 10 इंटू 0.02 सेकेंड्स कितना हो गया जी 0.2 सेकेंड्स। और 11वें और 21वें डॉट में गैप कितने हैं 10, और आप देखें उसका टाइम भी कितना है 10 इंटू 0.02, तो वो भी कितना हो गया 0.2 सेकेंड्स। ठीक है कि नहीं। अब आप देखें x2 ओवर 0.2 करेंगे तो क्या आएगा, इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड, इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड, और जब आप x1 ओवर 0.2 करेंगे तो इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड आएगी। और आपको पता है कि एवरेज स्पीड मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती, इसका मतलब है यहां 0.1 सेकेंड गुजर चुके होंगे, 0.1 सेकेंड रहते होंगे, तो इस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड उस वक्त एक्चुअल स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। और इसी तरह से इसमें भी यही होगा कि 0.1 सेकेंड और 0.1 सेकेंड देख लें, तो x2 ओवर 0.2 से जो स्पीड आई है, जिस पूरे इंटरवल की एवरेज स्पीड है, वो मिडल ऑफ द इंटरवल की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब इन दोनों स्पीडों में जो टाइम का फर्क है वो 0.1 प्लस 0.1 सेकेंड्स है, 0.2 सेकेंड है। तो इसमें डिवाइड कर दें इसको 0.2 से, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि उस मिडल ऑफ द इंटरवल की जो है मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड हो वो एवरेज जो है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऐसा ही होगा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ऐसा ही होगा। अगर एक्सेलरेशन यार कांस्टेंट नहीं है तो फिर आपकी बात दुरुस्त होगी। तो मैं अब जाहिर है कि छोटी मोशन है, 1 मीटर से कम डिस्टेंस की मोशन है, जिसमें फेयरली ये अजम्पशन ली जा सकती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक बात याद रखें कि जब मैं कहता हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। बाज बच्चे एक्सेलरेशन को और स्पीड को आपस में मिक्स करते हैं, तो ये याद रखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्पीड इंक्रीज कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट। अब आप देखेंगे x2 ओवर 0.2 माइनस x1 ओवर 0.2 ओवर 0.2, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर 0.2 स्क्वायर। अब बेटा ये एक्सेलरेशन का प्रॉपर फार्मूला है। अब आप ये सारा कुछ पेपर में एक्सप्लेन किए बगैर डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे। आप कहेंगे कि मैं पहले डॉट और 11वें डॉट का जिक्र करेंगे आप, और 21वें डॉट का जिक्र करेंगे आप। x1 मेंशन करेंगे कि वो पहले डॉट और 11वें डॉट के दरमियान है, और आप कहेंगे पहले डॉट और 11वें डॉट के दरमियान टाइम 0.2 सेकेंड है। फिर आप कहेंगे 11वें डॉट से 21वें डॉट का दरमियान जो टाइम है वो 0.2 सेकेंड है, और ये डिस्टेंस x2, और फिर आप डायरेक्ट इस फार्मूले को कोट कर दें, या बेशक चलें इस तरह लिखते हुए आए और यूं कर दें, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा एक्सेलरेशन के। ये एक्सेलरेशन मेजर करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये कोई तरीका मैंने मिस्टर इरफान अहमद का बनाया हुआ नहीं है, ये मैंने इनकी पुरानी एक फिजिक्स की बड़ी स्टैंडर्ड बुक में देखा था। अगर आप कहते हैं तो मैं हवाला भी देता हूँ। ओ लेवल फिजिक्स जो थी ना, ब्लू कलर की F.A. एबट की जो बुक थी, जो बड़ा 40-50 साल इंग्लैंड में और पाकिस्तान में पढ़ाई जाती रही है, अभी पिछले 15-20 सालों में उसको रिप्लेस किया। उस बुक में ये मेथड दिया हुआ था और वहां से ये मैंने मेथड लिया है। और ये मेथड अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि ये बच्चा इसने एक्सेलरेशन को बड़ा जबरदस्त मेजर किया। अब मैं अपनी लेक्चर को कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ लेकर आता हूं, और वो पूछे वो अब क्या क्या बातें हमने करनी है। पहली बात ये है कि अमूमन जब इस तरह का ये टेबल पड़ा हुआ हो, यहां पुली लगी हुई हो, और यहां पर ये ट्रॉली हो, तो वो कहते हैं जी कि यहां पर से धागा बंधा हुआ है, यहां पुली है, सॉरी, और ये पुली से नीचे यहां आपने पैन लगाया हुआ और यूं चीज ये नीचे आ रही है, और वो ये धागा खींचता है इस पुली को और ये ट्रॉली को, और ट्रॉली यूं मूव करती। बास का तो ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं जी कि आप फ्रिक्शन कंपनसेटेड रनवे बनाएं। क्या बनाएं? फ्रिक्शन कंपनसेटेड रनवे। तो फ्रिक्शन कंपनसेटेड रनवे कैसे बनाए जाते हैं? अच्छा, ये भी बात आपको बता दूं कि आपको बाजार से और लैब में बने बनाए ये चीजें मिलती हैं जिनके अंदर ट्रॉली मूव कर सकती है। इस तरह के डक्ट्स होते हैं, यूं साइडों पे दीवारें लगी हुई होती हैं, और इनके बीच में आप ट्रॉली रख सकते हैं। वो ट्रॉली मूव करती है इनके बीच में, और इसके नीचे स्टैंड होता है यूं करके, और आप इसके पेच घुमाकर एक एज का डिस्टेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से होगा। ये वुडन बेंच है जो कि एज एन इंक्लाइन प्लेन एक्ट कर सकता है यूं करके। ये देखिए ये यूं, ये इसके नीचे इसके वो लगे होते हैं स्टैंड, और यहाँ एक पेच होता है। ये पेच आप घुमाते चले जाएं तो ये इस तरह हो जाती है चीज। आप इसकी हाइट एक तरफ से कम
एक तरफ से ज्यादा कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है? अब जब इस पे ट्रॉली पड़ी हुई होगी तो फर्ज करें कि ट्रॉली जो है आपने इसको यूं किया, ये इसके पीछे टिकर टेप की रिबन आ रही है, आपने इसको एक खास एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, आगे ये टेबल का एंड है, यहां पर इंक्लाइन वो पुली लगी हुई, यहां से धागा बंद कर यूं पुली से नीचे जा रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जी मैंने अभी प्रैक्टिकल मेरा शुरू नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के इस इंक्लाइन प्लेन का ये वाला एज ऊंचा कर दिया और इतना ऊंचा कर दिया कि जो फ्रिक्शन है, अब ज़ाहिर है इसको एक mg sin थीटा या एक्स्ट्रा लगना शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे कि मैंने इसको जानबूझ के इतना जरूर इंक्लाइन कर दिया कि mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर दे, स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर दे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपने फ्रिक्शन को कंपनसेट कर दिया। फिर